अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि हम आज सिंपली ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। दिखने में तो बड़ी मासूम लगती हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने में। जी। सबसे पहले बेसिकली हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1, बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना है, उसको सेव करा लेना, उसकी फ़ाइल को हम कहीं पे भी सेव करा लेंगे। फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव करा देता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैं सेव करा देता हूँ इसकी एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन इसकी है .html। जब मैंने इसकी एक्सटेंशन के साथ सेव कराया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा ऊपर लिखा हुआ नाम आ गया। और उसके बाद हमने अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी। कोडिंग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपना बताएंगे कि हम कौन सी HTML यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक टाइप HTML हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब HTML5 यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था कि एक इंसान की बॉडी की तरह ही होती है। सबसे पहले हेड आता है, उसके अंदर टाइटल आता है। टाइटल का यूज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों होता है। उसके बाद बॉडी आता है, ठीक है। बॉडी का टैग आ जाएगा, उसके अंदर हमारा सारा काम होगा। बेसिकली टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख दो, पता है आप लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ नाम, एक नाम होता है ऊपर, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ। उसके बाद बॉडी में मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे पैराग्राफ में लेकर कि आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक लाइन लिख दिया, आई लिव इन पाकिस्तान। अब मुझे इसको करना है बोल्ड। बोल्ड मतलब इसको मुझे थोड़ा प्रोमिनेंट दिखाना है। तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं भाई, सिंपल एक जो है ना बी का टैग ले लेंगे, बोल्ड का, ठीक है। बी का टैग लेंगे, यहाँ खोलेंगे हम, और जहाँ तक हमें दिखाना है वहाँ हम बंद कर देंगे। जहाँ तक हमें दिखाना है वहाँ हम बंद कर देंगे। देखो ऑटोमेटिकली बंद भी खुद हो गया। तो पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने एक बी का टैग ले लिया। बी के टैग का मतलब होता है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ आगे लिख दूँ तो बी के टैग का मतलब होता है बोल्ड। बल्कि छोड़ें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉपी पाथ किया इसको मैंने, अपना क्रोम खोला मैंने ऐसे, और इसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आंसर नहीं आया, फिर हमें कंट्रोल S करना होगा इसको, और वहाँ जाके कंट्रोल R करना होगा, तो आ गया आंसर हमारा। ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है भाइयों। सबसे पहले आपको करना यही होता है, पहले कंट्रोल S करना होता है और फिर इधर आके कंट्रोल R करना होता है। मतलब इधर जो है ना रिफ़्रेश करना होता है। कंट्रोल R बेसिकली रिफ़्रेश होता है, आप यहाँ से रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। और इधर हमें कंट्रोल सेव करना हो, कंट्रोल S करना होता है, क्योंकि हमें ये फाइल सेव करानी होती है। ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होती, जब तक हम सेव ना करें ये सेव नहीं होती। ये जो सेव हुई हुई फाइल ये एक अलग चीज़ है, ये हमने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। और कंट्रोल S से ही काम ये होता है कि जहाँ तक अभी तक हमने काम किया होगा वो सेव होगा उस जाके उस फाइल के अंदर। और जब फिर हम यहाँ आएंगे उसको हम रिफ़्रेश करेंगे, तो देखो ये हमारा लाइव सर्वर पे काम नहीं हो रहा है, ये हमारा बेसिकली हो रहा है एक अपने ही PC के अंदर फाइल बना के काम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये अब थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को सही अंदाज़ा नहीं होगा। इससे बेहतर है मैं इसी को कंट्रोल कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ, और इसमें से बोल्ड के टैग हटा दूँ। तो कंट्रोल S करेंगे, कंट्रोल R करेंगे, अब देखें तो फ़ायदा हुआ बोल्ड का। बेसिकली ये बोल्ड का बी का टैग का होता है बोल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है अंडरलाइन। हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। हमने इसी को पेस्ट कर दिया, ठीक। हमने बी का टैग लगाया था, बी के टैग की जगह बेसिकली हम लगाएंगे यू का टैग, क्योंकि अंडरलाइन यू से आता है तो यू का टैग लगाएंगे, ठीक है। जब हमने यू का टैग लगाया तो अब ये अंडरलाइन हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ है भाई, इसमें कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद ये आ जाएगी इंशाल्लाह। देखें उसमें क्या आ गई, आई लिव इन पाकिस्तान अंडरलाइन के साथ आ गया। इसी तरह आपको उसको इटैलिक करना है, तो आप दोबारा पेस्ट करो और यू की जगह आई लगा दो। ये लो आई लगा दिया मैंने, ठीक है।
कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया तो ये आ गया। सो बेसिकली अब आप देख सकते हैं तीनों तरीके से प्रिंट हो चुका है। तीनों तरीके का जो है देख लें सिंटैक्स इस तरीके से, पहला हमने बोल्ड किया था, दूसरा हमने अंडरलाइन किया था और तीसरा हमने इटैलिक किया था। तो पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। बहुत इजी था, कोई इसमें इतनी हार्ड और साइंस नहीं थी, मतलब साइंस नहीं थी इसमें कि आप सोचें बैठ गए। तो एक दफ़ा हमने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल ज़िंदगी में आप लोगों को पता ही होगी, बस टैग लगाने का काम है सारा बस। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडिंग टैग। ये पहले ये जो टॉपिक है ये मैं दूसरे लेक्चर में मुझे देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया और मेरे ध्यान से निकल गया। सो खैर इसमें कवर कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ये भी बहुत एक बेसिक और सिंपल चीज़ है। इसका अगर हम देखें हेडिंग, ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। हेडिंग टैग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपने हेडिंग देनी है, क्या साइज़ होना चाहिए। HTML ने बेसिकली 4 स्टैंडर्ड साइज़ रखे हैं, ठीक है, हेडिंग के। एक होता है हेडिंग 1, एक होता है हेडिंग 2, एक होता है हेडिंग 3, एक होता है हेडिंग 4। क्या साइज़ रखें कि हेडिंग 1 जो होगा वो बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, हेडिंग 2 जो होगा वो छोटा होगा 1 से, लेकिन वो 3 से बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड एक साइज़ रखे हैं कि अगर आपने जल्दी जल्दी कोई काम करना है तो आप इस तरीके से उसको निपटा सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने एक टैग लिया हेड H1 का, ठीक है। H1 के अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 1। इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। भाई शॉर्ट काम करो, अपना भी टाइम बच रहा हो, दूसरे का भी टाइम बच रहा हो, सही है ना। कॉपी पेस्ट पे जितना आप हाथ सेट कर सकते हो सेट कर लो, क्योंकि आगे जो है आपको टाइम, आपका काम नहीं देखा जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो, आपके टाइम वो देखा जाएगा कि टाइम की लिमिट क्या है। अगर आप एक मामूली काम करने में जो है ना 2 घंटे ज़ाया कर दोगे तो बाकी फिर मेन काम कब करोगे। तो मेरे भाई अभी से जो है ना कॉपी पेस्ट पे अपना हाथ सेट कर लो। सो ये मैंने ले लिया H3 का टैग, जिसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 3। और उसके बाद अच्छा सॉरी, ये एक ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, देख लें। कभी भी जो है ना कोडिंग कैपिटल में नहीं करेगा ये, वरना जो है ना अक्सर और बेशतर ये चलती नहीं है, या ये आगे जाके प्रॉब्लम दे देगी। अभी तो प्रॉब्लम नहीं दे रही, लेकिन ये आगे जाके प्रॉब्लम दे देगी। तो मेरे भाइयों कभी भी इसको जो है ना कैपिटल में नहीं लिखिएगा, हमेशा स्मॉल में लिखिएगा H3, ठीक है। ये मैं भी पहले बहुत करता था, जब मैं सीख रहा होता था तो मुझे सर हमेशा कहते थे बेटा क्या कर रहे हो तुम, ये मजाक चल रहा है यहाँ पर। खैर ये हम कर देते हैं हेडिंग 4, ठीक है। मैंने वही कंट्रोल S किया, इधर गूगल क्रोम पर आया, कंट्रोल R कर दिया, तो आप देख सकते हैं चारों हेडिंग्स आ गई हैं मेरे पास। और चारों हेडिंग्स में कितना फ़र्क है। बेसिकली फ़र्क इस वजह से है क्योंकि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड साइज़ रखे हैं कि ये हेडिंग 1 सबसे बड़ी होगी, हेडिंग 2 उससे छोटी होगी और हेडिंग 3 उससे भी छोटी होगी और हेडिंग 1 सबसे छोटी होगी, ठीक है। ये इन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा है कि अगर आपको जल्दी जल्दी में अपना कोई हेडिंग लगानी है या हेडिंग को यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, सही है। तो ये आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। हेडिंग के बस 4 टैग है, या आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप पे इजीली प्रैक्टिस कर लें या ऐसे जहन में रख लें, कोई इतना इशू वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन कोडिंग हमेशा आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद उसके बाद मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जी हाँ, CSS होती क्या है। CSS बेसिकली मैं आप लोगों को ओवरव्यू में बता चुका हूँ लास्ट टाइम, मेरी फर्स्ट लेक्चर आप देख लें जाकर, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था, उसमें बता चुका हूँ CSS क्या होती है और क्यों इस्तेमाल होती है। बेसिकली CSS की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS और एक होती है एक्सटर्नल CSS। तीनों CSS एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तीनों का काम करने का अंदाज़ अलग होता है और तीनों रिज़ल्ट भी अलग अलग ही देती है। मतलब रिज़ल्ट क्या, मतलब आप जिसमें प्रॉपर्टी डालोगे वही देंगी, लेकिन अलग अलग जगह हम पुट करेंगे और इनकी जो आपस में प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं CSS, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब मेरे भाई कि जो आपने लाइन लिखी है HTML की, उसी के अंदर जो है ना आप CSS लगाओ। जैसे कि मैंने अब ये पैराग्राफ का टैग लिखा है, ठीक है। मैं इसी के अंदर अगर CSS लगाऊंगा, इसी के अंदर मैं अगर रद्द बदल करूँगा इसी लाइन के लिए खाली, तो वो कहलाएगी इनलाइन CSS, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देख लें
पी का टैग ले लिया। पी के टैग के अंदर इसको स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने स्टाइल लिखना है। जैसे आप स्टाइल लिखेंगे नीचे एक जो है ना ऑप्शन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन आकर स्टाइल, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं आप खुद ही ऑप्शंस पूछ रहा है क्या करना है, आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, बॉक्स साइजिंग करनी है, फ़ॉन्ट फैमिली करनी है, फॉर्म ट्वेट करना है, ला तादाद आप देख सकते हैं। आप नीचे जाएँ तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। हम अभी बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम पहले इसका कलर चेंज करा देंगे, ठीक है। तो हम खाली कलर पे करते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कराना हुआ तो खाली कलर होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर नहीं होता, इसमें खाली कलर होता है। इसका मतलब फ़ॉन्ट का कलर, मैंने फ़ॉन्ट का कलर करा दिया ब्लू, ठीक है। तो ये अब हमारी हो गई इनलाइन CSS, इसको हम कहेंगे इनलाइन CSS, क्योंकि ये एक लाइन के अंदर ही हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी कि भाई हम जिसका इस लाइन का कलर चेंज करना है, मतलब इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। ये पैराग्राफ कितना ही बड़ा हो, ठीक है, इससे इसको कोई गलत नहीं, ये वो करेगा जो हम बताएंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल R करते हैं, आई लिव इन पाकिस्तान देख सकते हैं आप, ब्लू हो गया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उस पर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को और प्रोमिनेंट नज़र आ जाए, ठीक है। कंट्रोल R कर दी, देख रहे हैं आई लिव इन पाकिस्तान प्रोमिनेंट हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये हमने लगा ली बेसिकली इनलाइन CSS। अभी मैं आप लोगों को CSS के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आपको CSS नहीं समझा रहा, मैं CSS के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि 3 तरीके की होती हैं, 3 क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। फिर मैं एक साथ आपको सारे CSS के जो है ना प्रॉपर्टीज समझा दूंगा कि भाई, क्योंकि देखें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीनों CSS में काम कर सकती हैं, इंटरनल में भी कर सकती हैं, एक्सटर्नल में भी कर सकती हैं, इनलाइन में भी कर सकती हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा। सो अब हम करेंगे, अभी हमने क्या किया, इनलाइन CSS किया ना, अब हम करेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS बिल्कुल डिक्टो सेम है जिस तरीके से इनलाइन CSS है। इंटरनल CSS का मतलब क्या है कि इंटरनल इसी फाइल के अंदर बनेगी CSS। किस तरीके से बनेगी, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर ये, अब मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ इनलाइन को, और ये हटाने की वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों हटाया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 4 और 5 पी के टैग हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार मुझे पाँचों के पाँचों पी के टैग में जो है ना, पैराग्राफ के टैग में मुझे इन पाँचों का ब्लू कलर कराना है। अब मैं क्या हर दफ़ा एक अलग उसमें जाकर कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँ, इस तरीके से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, फ़ायदा क्या फिर, मैं भी नाम आम जैसा ही हुआ जो बाकी लोग गलतियाँ करते हैं। नहीं, मैं यूज़ करूँगा इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS किस तरीके से होती है वो मैं दिखाता हूँ। इंटरनल CSS लगती है आपके हेड के अंदर, मतलब आपके सर के अंदर, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बॉडी से याद रखें, सेम होगा मैटर जैसे हमने उसमें स्टाइल लिखा था, स्टाइल लिख देंगे, ठीक है। स्टाइल लिख के हम इसको गैप दे देंगे ताकि कन्फ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। उसका सिंपली हमने पी लिखना है, क्यों, हमने पैराग्राफ में चेंजेस करनी है, जिस टैग में चेंज करना है उसमें पी लिखना है, ठीक है। पी लिख के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और इस पर इंटर कर देना है। ये एक बेसिक तरीका है किसी भी चीज़ का काम करने का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने लिखना है कलर। कलर हमने कर दिया इसका, इस बार कुछ अच्छा सा करते हैं, ये भी बेकार ही है, खैर है। Ctrl+S, इधर आएंगे Ctrl+R, तो देख सकते हैं आप जित मैंने 4 या 5 4 लाइनें ली थी पी के टैग में, चारों के चारों चारों के कलर बदल गया। किस तरीके से बदला, इस तरीके से बदला, इंटरनल CSS से कोई गंदगी नहीं। वरना अगर मैं एक यहाँ कॉपी पेस्ट करता, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करता, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करता, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करता, तो मुझे तो मतलब कल हो जाती भाई। इस तरीके से अगर 150-200 पैराग्राफ आ जाता तो मैं तो कहता भाई छोड़ो, वेबसाइट छोड़ो, मैं पहले पैराग्राफ के कलर ही बदलूँगा। तो भाई बेसिक आसान तरीका ये है कि आप जो है ना इंटरनल CSS का यूज़ कर लो, ठीक है। अब मेरी एक बात याद रखो, जो मैंने यहाँ से जो चीज़ हटाई थी वो मैंने क्यों हटाई थी आप लोगों को पता है। ये जो मैंने स्टाइल का टैग है वो मैंने क्यों हटाया था यहाँ से इनलाइन CSS से, क्योंकि मेरे भाई ये एक सबसे बड़ा भंड होता है। क्यों भंड होता है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। Ctrl+S, Ctrl+R, देख रहे हो आप, कलर चेंज हो गया इसका।
किस तरीके से हुआ कलर चेंज? हुआ कुछ भी नहीं, हुआ ये कि ये आप समझें कि ये घर का जो है ना सबसे बड़ा फ़र्द है, ठीक है, इसकी घर में चलती है, ठीक है, उसके बाद जो है ना इनकी चलती है, ठीक है, जब तक ये नहीं बोल रहे तब तक इनकी चलेगी, लेकिन जैसे इनलाइन सीएसएस बोलेगी तो उसकी भी उसकी चलेगी उस लाइन पे। मतलब इंटरनल सीएसएस बाकी सब पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन इनलाइन सीएसएस जो है ना जिस लाइन पे आप अप्लाई करोगे उस लाइन पे अप्लाई होगा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जो है उस लाइन मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ चारों या पांचों पी के लिए जो है ना ये कलर डिसाइड किया, ठीक है, और मैंने यहाँ इनलाइन सीएसएस भी दे दी कि मुझे एक लाइन पे ब्लू चाहिए, तो कहेगा नहीं ब्लू नहीं, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिले कि कलर जो है ना ये होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, कलर ब्लू ही होगा, क्योंकि इनलाइन सीएसएस सबसे पहले चलता है, उसके बाद इंटरनल चलता है, और सबसे लास्ट में चलता है एक्सटर्नल, ठीक है। अगर आप जब हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल अगर हमने यूज़ की ना, तो एक्सटर्नल का अगर हमने इंटरनल लगा दी तो एक्सटर्नल की नहीं चलेगी। समझे मेरी बात? अभी अगर समझ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे तो मैं अभी आगे आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो अभी हम इसको फिर हटा देते हैं अभी के लिए, गंदा लग रहा है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो हमारी, ये क्या खुल गया, पता नहीं क्या खुलता रहता है। एक्सटर्नल सीएसएस जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है, इस ये एक्सटर्नल सीएसएस होती क्या है? एक्सटर्नल नाम से ही सुनकर आ रहा है कि एक बाहर की सीएसएस। बाहर की सीएसएस का मतलब कि ये लगेगी कोडिंग से पूरे से बाहर, ठीक है। किस तरीके से लगेगी? हमने एक न्यू फाइल जनरेट करनी होगी, ठीक है, एक न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली, कंट्रोल+N, उसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा ये बात याद रखिएगा मेरे भाइयों कि जिस जगह पर या जिस फ़ोल्डर में आपने ये पुरानी मतलब HTML सेव किए ना, उसी जगह आपने ये जो है ना फाइल सेव करनी है। अगर ये पता हो ये अलग फ़ोल्डर में पड़ी हुई हो, ये अलग फ़ोल्डर में पड़ी हो, तो काम ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे की थी, ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ बॉडी के नाम पे, बॉडी। अच्छा बॉडी तो लिख दिया मैंने, जो लिखना था आप लिख दें। उसके बाद एक्सटेंशन किस चीज़ की लगेगी एक्सटर्नल सीएसएस में? HTML की तो लगने दे रही, तो हम कोडिंग तो कर नहीं रहे, हमें तो उसकी थोड़ी कलर चेंज करना है, थोड़ा उसको जो है ना मतलब अट्रैक्ट करवाना है, तो हम लगाएंगे CSS की ही एक्सटेंशन, body.css। अब जब हमने body.css लिखा ना, तो ये एक CSS की फाइल तैयार हो जाएगी हमारे सामने, ठीक है। हम इसको सेव कराते हैं, देख ना body.css, मैं एक दफ़ा देख लूँ तो मैंने, हाँ ठीक है, देखा मैंने, दोनों चीज़ें इस तरीके से आएंगी आपके पास। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको चेंज करके गूगल क्रोम पे कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करता। और ये बन गई हमारी CSS की फाइल, ठीक है। अब हमने ये खोलना है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अंदर हमने सिंपली क्या लिखना है? पैराग्राफ, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, पी और उसका कलर दे दिया मैंने कि यार कलर होना चाहिए इसका ब्राउन, ठीक है। कंट्रोल+S किया, इधर आए, कंट्रोल+R कर दिया। देख रहे हैं चली? नहीं चली ना इसकी। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल CSS की नहीं चलती। अच्छा एक और ये भी हुआ है कि भाई इसको वेब HTML को कैसे पता कि बॉडी CSS इसके साथ है? किस तरीके से पता? कुछ सबूत? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक सबूत इस तरीके से लगता है भाई कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमने हटाया पहले। हेड के अंदर ही एक लिंक लगाएंगे हम। लिंक किस तरीके का लगाएंगे? एक लिंक का टैग लगाएंगे कि हमने ये फाइल बॉडी CSS की इससे लिंक करानी है। लिंक रेलिवेंट, जैसे आप लिंक लिखेंगे और REL लिखेंगे तो ये REL का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करेगा। उसके बाद स्टाइल शीट, क्योंकि अगर हम स्टाइल शीट बना रहे हैं तो ये भाई ये डिक्टो सेम है, रट लो, ठीक है। स्टाइल शीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा टाइप। टाइप में आप लिख दो text/CSS, ठीक है। उसके बाद जो मेन है ना HREF, हरीफ, इसमें आप अपना लिंक दोगे, तो कौन सी फाइल आपने लिंक करानी है। मुझे body.css करानी है, मैं यहाँ body.css, देखे ना खुद ब खुद आ गया, CSS लिख दिया मैंने, टैग बंद कर दिया। अब यहाँ जो है ना इस फाइल में जो है ना ये फाइल लिंक हो गई है body.css की, ठीक है।
अब इसको पता है कि जब ये रीड करेगा तो इसको ये पता है कि भाई ये जो CSS की फ़ाइल यहाँ क्रिएट है वो इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो अब ये बुरा नहीं मानेगा अप्लाई होने में, ठीक है। तो अब हम Ctrl+S करते हैं, Ctrl+R करते हैं, तो आप देख सकते हैं कलर सबके चेंज हो गए, ब्राउन हो गए, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ ये Ctrl+S क्या Ctrl+R किया, देखा है। अच्छा ठीक है, ये होती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब देखें, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं लगाऊंगा इंटरनल CSS, फिर देखते हैं किसकी चलेगी। स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर हमने लिखा पी के अंदर लिखा हमने कलर, कलर के अंदर लिखा मैंने रेड। अभी कौन सा कलर है, ग्रीन है, ठीक है। अब देखें Ctrl+S करूँगा, बिस्मिल्लाह, Ctrl+R करूँगा तो किसकी होगी, रेड। ऐसा क्यों यार, ये तो आप लोग का सवाल यार, ये तो हमने यहाँ दिया हुआ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है यार। तो मेरे भाई मैं वही बता रहा था कि जिस तरीके से पहले हमने इनलाइन CSS अप्लाई की थी उस पर इंटरनल CSS नहीं चल रही थी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटर्नल CSS जब हम अप्लाई करेंगे उस पर, उसके बाद अगर हमने इंटरनल कर दी तो एक्सटर्नल नहीं चलेगी। ये एक आप समझें कि ये एक जो है ना गेम होता है, या एक जो है ना क्या कह सकते, कुछ भी कह लें आप एक तरीके से भाई, एक ये है बस, ये एक इनका इन्हीं का ऑप्शन है। इन्होंने ही ऑप्शन दिया हुआ है कि ये असल में आप लोग को काम करने के लिए आसानी पैदा की गई है। कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ बॉडी में 10-12 टैग लगा कर जो है ना मैंने जो है ना वहाँ प्रॉपर्टीज़ दे दी। अब मुझे किसी एक लाइन का कलर चेंज करना है यार, मैं कहूँगा यार ये तो गलत बात हो गई, मुझे तो जो दूसरी पैराग्राफ है, दूसरा जो पैराग्राफ है इसका कलर चेंज करना है खाली। फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं इनलाइन CSS से लगा लूँगा भाई सिंपली, ठीक है। और अगर बेसिकली एक्सटर्नल CSS वो लोग लगाते हैं जिनको अपना काम सफाई से पेश करना होता है, जो साफ़ सुथरा काम देखना और करना पसंद करते हैं वो, क्योंकि वो एक पेज पे पूरी कोडिंग होती है और दूसरे पेज पे खाली जो है ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, CSS होती है पूरी, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने जो है ना ये भी सीख लिया कि CSS कितने किस्म की होती हैं और किस तरीके से होती हैं और क्यों क्यों होती हैं, क्या क्या होती है, सब XYZ मैंने आपको सिखा दिया। हाँ, प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं एक अलग जो है ना लेक्चर बनाऊँगा जिसमें मैं CSS की तमाम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। इसके बाद है क्लास और आईडी। क्लास और आईडी क्या होती है बेसिकली, क्लास और आईडी मैंने इसलिए लिया है टॉपिक क्योंकि ये भाई इसी के अंदर है, नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर नहीं कर सकता, तो मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सो क्लास और प्रॉपर्टी भाई एक इस तरीके का सीन होता है कि पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लास होती क्या है। क्लास होती है CSS के अंदर ही लगती है क्लास, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब आप लगाओ कि यार मुझे खाली इंटरनल CSS लगानी है मुझे, ठीक है। आपके जहन, अब मैं आप लोगों के साथ एक बात बोल रहा हूँ ऐसी सिंपली, इसको ख़त्म कर देते हैं, एक्सटर्नल को खाली कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप बोलो यार मुझे इंटरनल CSS लगानी है लेकिन मुझे इनलाइन नहीं लगानी और मुझे दूसरी लाइन का कलर भी चेंज चाहिए। मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि इंटरनल CSS में ही मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि मुझे दूसरी लाइन में CSS इनलाइन CSS ना लगानी पड़े, कोई क्लास बना दूँ। क्लास बेसिकली होती क्या है, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने ले लिया .p, ठीक है। अच्छा पहले मैं बता दूँ क्लास स्टार्ट होगी डॉट से और आईडी स्टार्ट होगी हैशटैग से। ये इनका जो है ना मेथड है, एक तरीके से इनको लिखने का तरीका है। तो .p ये हमने वो खोला, ब्रैकेट खोला, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया कलर मैंने कर दिया डार्क ब्लू, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे अब ये दूसरे पैराग्राफ में चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, स्पेस दूंगा, सी लिखूँगा, ऑप्शन आ गया क्लास का, क्लास लिखूँगा, उसके बाद खाली क्या लिख दूँगा, पी। चेक करते हैं कि रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और रिज़ल्ट आ गया। समझे आप लोग। बेसिकली क्लास होती क्या है कि क्लास इस तरीके से डिफ़ाइन होती है कि भाई डॉट लगा के आप कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। आप पी लिख दो, आप ए रख दो, आपने बस वही कॉल कराना है उस लाइन के अंदर। अब अगर यहाँ तक देखें खाली मैंने कलर चेंज करा है, लेकिन अगर मैं जो हूँ ना 2-3 और प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड कर देता, थोड़ी लंबी कर देता, तो इनलाइन CSS कितनी लंबी चली जाती है, बहुत लंबी चली जाती है। कौन लिखता है इतनी लंबी लाइन आजकल।
तो बस मैंने क्या हरकत की, मैंने यहीं रहने दिया, कॉपी पेस्ट मारा और यहाँ क्लास बनाई। क्लास मैंने यहाँ दिखा दिया भाई, मैंने यहाँ क्लास बनाई भी है, ठीक है। अच्छा, क्लास की ये खासियत है, क्लास जो है ना बार बार यूज़ कर सकते हैं। और आईडी की ये खासियत है कि आईडी खाली एक दफ़ा यूज़ करेंगे। क्लास का मतलब ये कि क्लास आपने यहाँ बनाई, ठीक है, आप इसमें भी यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर भी यूज़ कर रहे हो, इसमें भी यूज़ कर रहे हो। और आईडी का ये इशू आता है भाई कि आईडी जो है ना एक वक्त में एक जगह ही यूज़ की जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर आपने हेडिंग 1 में यूज़ कर ली तो वरना फिर आप पैराग्राफ में नहीं यूज़ कर सकते, इस पैराग्राफ में नहीं यूज़ कर सकते। अब देखो मुझे जो है ना अगर हेडिंग 1 में क्लास यूज़ करनी है, मैं करूँगा क्लास और मैं कर दूँगा पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। देख रहे हैं, एक वक्त में एक ही क्लास से दो चीज़ों के मैंने कलर चेंज कर दिया। और आईडी में क्या होता है कि एक वक्त में एक जगह ही आईडी जो है ना अप्लाई होती है। मतलब अगर इस लाइन पे होगी तो इस लाइन पे एरर आ जाएगा, इस लाइन पे अगर इस लाइन पे होगी तो इस लाइन पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आईडी का जो है ना प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इस वजह से उन्होंने भी क्लास भी दिया। लेकिन आईडी से ये होता है बंदा कंफ्यूज नहीं होता। अगर हम आईडी बना बना के काम करेंगे ना तो आईडी से बंदा कंफ्यूज नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम आईडी पे चेक कर लेते हैं। एक हैशटैग दे दिया और एक मैंने दे दिया एच, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट खोला, कैप दे दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया इसके अंदर कलर, कलर मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ इसके अंदर मैंने लिखा, जाहिर सी बात है आईडी की बात है तो अब आईडी लिखेंगे। आईडी लिख के हमने लिख दिया एच, ठीक है। चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल गया। यही कलर दिया था मैंने, डार्क, यही आ गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा ख्याल से ये चले कि नहीं चले, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम तो करता है। नहीं, अभी चल गया, देखें अभी चल गया। तो देख रहे हो आप कि आईडी यहाँ इस लाइन पे भी चल रही है, इस लाइन पे भी चल रही है। लेकिन भाई ये मतलब आगे आप लोगों को प्रॉब्लम करेगी जब को, अभी तो कोडिंग बहुत छोटी है, अभी तो एक लाइन की कोडिंग है। लेकिन जब आप पूरे पूरे पैराग्राफ लिखोगे, पूरी पूरी वेबसाइट बनाओगे तो ज़ाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। तो अभी इसको फ़ायदा ही नहीं है, अभी आप इसको इग्नोर ही करो। आप हम ज़्यादा काम क्लास से ही करेंगे क्योंकि क्लास बेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना हम फोकस नहीं करते, हम खाली क्लास पे फोकस करके चलेंगे। आईडी मैंने बता दी क्योंकि देखो मैंने भी अपनी लाइफ में जो है ना जिन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने भी यही कहा था बेटा कि क्लास से ही काम करना, आईडी आगे जाकर आप लोगों को फ्यूचर में तंग करेगी। और हमें तंग भी किया आईडी ने। मतलब ऐसा हुआ था कि नहीं चल रही प्रॉपर्टी, क्या कर लोगे, कुछ उखाड़ तो सकते नहीं है हम इसका। तो बेसिकली जो है ना ये तंग हो जाता है बंदा थोड़ा सा इसके अंदर। तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे क्लास, ठीक है। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि हमने बोल्ड अंडरलाइन भी देख लिया, हेडिंग टैग भी मैंने बता दिया है, सीएसएस भी मैंने आपको बता दी 3 टाइप की होती है, किस किस तरीके की होती है, और क्लास और आईडी के बारे में भी बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। अब मैं लेक्चर नंबर 4 में सिंपली जो है ना सीएसएस के बारे में रखूँगा। लेक्चर 4 रखूँगा या लेक्चर 5 रखूँगा, ठीक है। वैसे तो लेक्चर 4 है, लेकिन अगर मुझे और चीज़ कोई याद आई तो वो मैं लेक्चर 4 में कवर करवा के लेक्चर 5 में मैं एक टॉपिक रखूँगा सीएसएस, जिसमें मैं आपको सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा कि सीएसएस क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अभी तो मैंने खाली कलर ही किया था ना, तो अभी मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊँगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक लिंक देना चाहता हूँ भाइयों, एक लिंक ले लें आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी कर दूँगा, W3 स्कूल, ठीक है। W3 स्कूल करके एक लिंक होगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा। उसमें पूरी HTML की वेबसाइट है, ठीक है। उसमें आपको हर तरीके के टैग नज़र आएंगे, हर तरीके का जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी। और उसमें पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, हम उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सा टैग किस काम के लिए, कौन सा टैग किस काम के लिए। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चले जाना, वो भी देख लेना अगर आपको वाकई पढ़ने का शौक़ और करने का शौक़ है। क्योंकि आगे आगे का दौर जो है ना इसी चीज़ का, भाई कंप्यूटर का ही आगे का दौर है। तो अगर आपको करने का है तो मैं आपको लिंक खोल के आप देख लेना, समझ लेना। कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, भाई मैं मानता हूँ मुझे अगर, लेकिन एक दो भी आई चीज़ें समझ आपको तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है यार आप लोगों के लिए कि बैठे बैठे कम से कम एक चीज़ तो समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।